नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 5 रांची यूनिवर्सिटी माइनर पेपर जियोग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जो भी आपका सिलेबस में यूनिट दिया हुआ है सभी यूनिट को कवर करेंगे। देखिए यहाँ जो आपका माइनर पेपर जियोग्राफी है इसमें पढ़ना है आप लोगों को इन्वायरमेंटल जियोग्राफी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बस आप लोग इतना ध्यान में रखिए कि आप लोगों को क्या पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंटल जियोग्राफी में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना है, ठीक है। और इसमें पर्यावरण संबंधित से क्वेश्चन रहेगा। तो बस केवल सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद आप लोग प्रिपरेशन करें या ना करें, एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, अच्छी तरह से आप लोग एग्जाम में लिख लीजिएगा। केवल क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट यूनिट पढ़ना आपको इन्वायरमेंटल जियोग्राफी। इसमें कॉन्सेप्ट, इसकी अवधारणा क्या है उसको पढ़ना है, ठीक है। इकोसिस्टम पढ़ना है, इकोसिस्टम मतलब इसकी संरचना कैसे हुई उसको पढ़ना है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, क्या क्या मतलब पर्यावरण समस्याएं होती है, इसका मैनेजमेंट कैसे करना है। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मतलब अपशिष्ट और क्या होता है द्रविड़, ठीक है। वेस्ट क्या होता है, बायोडिवर्सिटी लॉस, जैविकता ह्रास, यही सभी को पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए थर्ड यूनिट आपका यहाँ पर दिया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्सेस, सस्टेनेबल रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब जो सतत विकास होता है, ठीक है। सतत संसाधनों का विकास क्या है उसको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है फोर्थ यूनिट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ना है और फोर्थ यूनिट में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। फिफ्थ यूनिट में आपको पढ़ना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज, सतत विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं उसको पढ़ना है, इसका क्या क्या प्रोग्राम था, ठीक है। ये सभी आपका रहेगा। और एक आपका एक मेन पॉइंट है आपका क्या है, गुड गवर्नेंस है, ठीक है। गुड गवर्नेंस, प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस यानी कि जो एक क्या होता है सुशासन, ठीक है। सुशासन की क्या क्या सिद्धांत है उसको पढ़ना है। और एक क्या है नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी। तो आप लोग एक बार सिलेबस को अच्छी तरह से देख लिए होंगे, ये सभी आपके एग्जाम में रहेंगे, इसी टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, ठीक है, जो एक एक नंबर वाला रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इन्वायरमेंटल जियोग्राफी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पर्यावरण भूगोल क्या है। देखिए पर्यावरण भूगोल की वह शाखा है जो भौगोलिक तत्वों और पर्यावरण तंत्र के परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो इन्वायरमेंटल जियोग्राफी है भूगोल की ऐसी शाखा है जो भौगोलिक तत्वों जैसे नदी, नाला, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ठीक है, और पर्यावरणीय तंत्र के परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है। देखिए भौगोलिक तत्व क्या हो गया, नदी, नाला, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, और पर्यावरण तंत्र क्या हो गया, इसमें जो भी जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, यही सभी के बीच का अध्ययन होता है, ठीक है। तो पर्यावरण भूगोल को आप लोग समझ गए होंगे, क्या करता है यह भौगोलिक तत्वों और पर्यावरण तंत्र के बीच के संबंधों का अध्ययन करती है। डिफाइन इकोसिस्टम, पारितंत्र की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर जो होता है ना, इसमें पहला होता है उत्पादक, उत्पादक में जो होता है, ठीक है, उत्पादक में पेड़ पौधे आते हैं। दूसरा उपभोक्ता होता है और तीसरा अपघटक होता है, ठीक है। शॉर्ट में आप लोग देख लीजिएगा। तो उत्पादक में क्या होते हैं, पेड़ पौधों को खाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, जिसमें हिरन आ गए हैं, शाकाहारी जानवर आ गया। और प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाता है, कौन खाता है, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होता है। और जब मांसाहारी मर जाता है तो इसका अपघटन हो जाता है, ठीक है। तो इसको समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, हु कॉइन्ड द टर्म्स इकोसिस्टम मतलब जो इकोसिस्टम है, ठीक है, इस शब्द की रचना किसने की थी, किसने दिया था, किसने दिया है। यहाँ पर देखिए इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकविद एजी टांसले ने दिया था। जो पारिस्थितिक तंत्र है इकोसिस्टम, ठीक है, इस शब्द को 1935 में किसने दिया था, तो एजी टांसले ने दिया था। ये क्या था, ब्रिटिश पारिस्थितिकविद था। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। पारितंत्र के कौन कौन से घटक हैं। तो जो पारितंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, इसके मुख्यतः दो घटक हैं, पहला जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक, ठीक है। तो पारितंत्र के कितने घटक हैं, दो घटक, पहला जैविक और दूसरा अजैविक। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण क्या है। तो आप लोगों को पता होगा क्या है, वायु में हानिकारक गैसों का धूल कणों व धूम्र आदि का मिश्रण क्या है, वायु प्रदूषण कहलाता है। मतलब जब वायु में हानिकारक गैसें मिल जाती है, धूल कण मिल जाती है, ठीक है, ये सभी जब मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, वायु प्रदूषित हो जाता है, इसी को वायु प्रदूषण कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास क्या है, इसको आप लोग पता होगा। मतलब ऐसी विकास जिससे वर्तमान में जो विकास की गति चल रही है वह चलता रहे, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन बचा रहे, इसी को क्या कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास कहा जाता है। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की अवधारणा किसने दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जो ये अवधारणा है 1987 में ब्रेनलैंड कमीशन की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर के द्वारा दिया गया था। मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये
नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रेलैंड के द्वारा 1987 में दिया गया था। ठीक है, इनके द्वारा एक बैठक की गई थी, ब्रेलैंड कमीशन। ठीक है, और यहाँ पर एक रिपोर्ट छापी गया था। कौन छापा गया था? आवर कॉमन फ्यूचर। इसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा दिया गया था। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग सतत विकास की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था। तो 1987 में ब्रेलैंड आयोग या फिर नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रेलैंड के द्वारा 1987 में दिया गया था। तो जो भी लिखना आपको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोडिवर्सिटी? जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता क्या है? जीवों की विविधता। मतलब एक क्षेत्र में क्या है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है? तो ठोस अपशिष्ट जो निकलता है उद्योग से, कचरा निकलता है, उसका पुनः उपयोग निस्तारण की प्रक्रिया को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं। ठोस अपशिष्ट क्या हो गया? प्लास्टिक एक तरह से ठोस अपशिष्ट में आता है, तो उसका हम लोग पुनः उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसको हम लोग कैसे निपट सकते हैं, यही एक प्रकार से क्या कहलाता है? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है, व्हाट आर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स? सहस्त्राब्दी विकास क्या है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2000 में मतलब ऐसा लक्ष्य रखा गया था कि 8 वैश्विक लक्ष्य रखा गया था जो गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण सुधार से जुड़ा था। इसको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का नाम दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, व्हाट आर SDGs मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है? तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 17 लक्ष्य थे जो 2030 तक मतलब इसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था। बढ़िया समझते हैं हम लोग। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, ठीक है, 17 लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। यह सतत विकास का लक्ष्य था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस? मतलब गुड गवर्नेंस क्या होता है? सुशासन क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सुशासन वह प्रणाली है जिसमें पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जन भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। मतलब वह शासन जिसमें क्या हो, सभी के लिए समान हो, सभी के लिए पारदर्शी हो और जो जन भागीदारी हो, इसमें सभी का समान हो, इसी को गुड गवर्नेंस कहा जाता है, सुशासन कहा जाता है। तो ये हमारा 1 नंबर वाला प्रश्न था। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग ज्योग्राफी माइनर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का जो है इसमें आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कम से कम आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। क्या करना है? पर्यावरण भूगोल की अवधारणा को बताना है। आखिर पर्यावरण भूगोल किसे कहा जाता है उसको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर आंसर में पहला पॉइंट आप लोग देखिए, फर्स्ट पॉइंट है पर्यावरण भूगोल। भूगोल की वह शाखा है जो मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। यहाँ पर बताया जा रहा है जो पर्यावरण भूगोल है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है, यह भूगोल की ऐसी शाखा है जिसमें मनुष्य और पर्यावरण के बीच के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो मनुष्य है यह पर्यावरण में रह करके किस प्रकार से अपना दैनिक जीवन चलाता है, किस प्रकार से मतलब कमाता है, खाता है, इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही सभी का अध्ययन होता है। ठीक है, आगे देखिए, सेकंड पॉइंट यहाँ पर आपका दिया हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि मानव क्रियाएं प्राकृतिक पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है और पर्यावरण परिवर्तन मानव जीवन को कैसे प्रभावित करती है। मैंने बताया कि जो मनुष्य है, ठीक है, जो भी वो क्रियाएं करती है इसका प्राकृतिक पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभावित करती है, और जब पर्यावरण परिवर्तित हो जाता है तो मानव जीवन को ये कैसे प्रभावित करता है, इनको मतलब अध्ययन होता है इसमें। ठीक है, मतलब एक तरह से मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के एक दूसरे परस्पर अध्ययन किया जाता है। मानव किस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करता है और जब पर्यावरण में प्रभावित होता है तो मतलब मानव किस प्रकार से अपना दैनिक जीवन चलाता है, इनका अध्ययन होता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ये भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच का एक सेतु के रूप में कार्य करता है। यह क्या करता है? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच एक सेतु की तरह कार्य करता है। मतलब जो भौतिक भूगोल है इसमें नदी, नाला, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ये सभी का अध्ययन होता है। और मानव भूगोल में क्या अध्ययन होता है? मनुष्य किस प्रकार से अपना दैनिक जीवन चलाता है, समाज कैसा है, ठीक है, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन्हीं का बीच का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये भौतिक भूगोल यानी कि जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच के मतलब जो है इसी तरह से अध्ययन किया जाता है, बीच में सेतु की तरह कार्य करता है। आगे देखिए, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल की पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है इसमें क्या होता है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, प्रमुख विषय। जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है इसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित होते हैं? तो संसाधनों का दोहन, प्रदूषण, पारिस्थितिक असंतुलन और जलवायु परिवर्तन, इन सभी मतलब विषय इसमें प्रमुख रूप से सम्मिलित किए जाते हैं और मुख्य रूप से यही सभी चीज़ों का अध्ययन होता है।
होता है कि कहाँ पर संसाधन पाया जाता है, उसका दोहन किस प्रकार से कर रहा है मनुष्य, प्रदूषण क्या क्या उत्पन्न हो रहा है, पारिस्थितिक असंतुलन कैसे उत्पन्न हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के क्या क्या कारण है, ये सभी अध्ययन किए जाते हैं। 6th पॉइंट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, आधुनिक समय में सतत विकास पर्यावरण नीति और प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। फिर से देखिए आप लोग, 6 नंबर का पॉइंट है, आधुनिक समय में यह मतलब जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है, सतत विकास पर्यावरण नीति और प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। सतत विकास पर्यावरण नीति और प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। 7 नंबर का पॉइंट है, पर्यावरण भूगोल का उद्देश्य मानव जीवन को प्रकृति के साथ समन्वित करता है। पर्यावरण जो भूगोल है यह क्या करता है, मानव जीवन को प्रकृति के साथ समन्वित करता है। जो मानव जीवन है यह प्रकृति के अनुसार चलने को कहता है। यदि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करिएगा तो प्रकृति भी क्या करेगा, छेड़छाड़ करेगा। ठीक है, तो प्रकृति के अनुसार चलने को कहता है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं कार्य को स्पष्ट कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र जो इकोसिस्टम होता है, इसकी क्या करना है, आपको संरचना बताना है, क्या क्या कार्य है उसको स्पष्ट करना है। देखिए आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है, पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम जैविक और अजैविक घटकों का संयोजन है। जो पारिस्थितिक तंत्र है यह क्या करता है, जैविक यानी कि जो जीवित जिसमें जान पाया जाता है, जैसे पेड़ पौधा हो गया, जंगली जानवर हो गया, मनुष्य हो गया, और अजैविक घटक जैसे चट्टान हो गया। ठीक है, ये सभी का क्या करता है, अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसका संरचना, पारिस्थितिक तंत्र का संरचना कैसे हुआ है। तो पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, जो इकोसिस्टम है इसमें उत्पादक होता है, प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर कौन होता है, तो पेड़ पौधे होते हैं। सौर ऊर्जा से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद जो भोजन बनता है इसका प्राथमिक जो उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर होता है। ठीक है, जो शाकाहारी होते हैं वे सब पौधों को खाते हैं और अन्य जीवों को क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। और जो लास्ट में है अवघटक, जिससे बैक्टीरिया जो अपशिष्ट को विघटित करते हैं। एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पर बताता हूँ, जो पारिस्थितिक तंत्र का संरचना है इसमें पहला उत्पादक है, उत्पादक में पेड़ पौधे आते हैं, और उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, तृतीयक उपभोक्ता हो गया, और लास्ट में उसका अपघटन होता है। जैसे उत्पादक होगा पेड़ पौधे, ये अपना भोजन बनाएंगे सूर्य के प्रकाश से। उपभोक्ता में आएंगे पहला शाकाहारी, शाकाहारी को खाएगा मांसाहारी, मांसाहारी को भी मतलब क्या हो जाता है, मांसाहारी को भी बहुत सारे खाने वाले रहते हैं जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों को खा जाता है। ठीक है, मतलब यह सर्वोच्च मांसाहारी होता है। उसके बाद यह मर जाता है तो यह इसका अपघटन हो जाता है। ठीक है, इसको समझ गए होंगे। आगे देखिए, कार्य, पारिस्थितिक तंत्र का कार्य क्या होता है। ऊर्जा प्रवाह मतलब एनर्जी फ्लो होता है। सौर ऊर्जा का एक ट्रॉफिक स्तर दूसरे से हस्तांतरण होता है। दूसरा है पोषक चक्रण, नाइट्रोजन, कार्बन आदि का पुनः उपयोग होता है। और थर्ड है खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल का निर्माण। मतलब जो पारिस्थितिक तंत्र है इसमें ऊर्जा प्रवाह होता है एक तरह से। ठीक है, मतलब ऊर्जा एक से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित होते रहता है। इसको एक खाएगा दूसरा तीसरा तीसरा ऐसे करके एक ही जगह मतलब ऊर्जा हस्तांतरित होती रहता है। पेड़ पौधे को खाएगा शाकाहारी जानवर को खाएगा मांसाहारी, समझ में आ रहे हैं। इसी तरह से ऊर्जा प्रवाहित होते रहता है। पोषण चक्रण, नाइट्रोजन, कार्बन आदि इसमें पुनः क्या होता है, यह घूरते ही रहता है। और क्या है, लास्ट में आपका खाद्य श्रृंखला है, खाद्य जल, जो ये ऊर्जा प्रवाह है, पोषण चक्र है, ये लास्ट में क्या बना देते हैं, खाद्य जाल बना देते हैं। एक दूसरे जो जंतु होते हैं एक दूसरे से सभी से जुड़े होते हैं। ठीक है, एक प्रकार से इस तरह से जुड़े होते हैं कि एक प्रकार के श्रृंखला बना लेते हैं। ठीक है, खाद्य जाल बना लेते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए आप लोग, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ, पारिस्थितिक तंत्र संतुलन का प्रतीक है जो पर्यावरण की स्थिरता बनाए रखता है। पारिस्थितिक तंत्र रहता है, ठीक है, तभी ये क्या करेगा, संतुलन का एक तरह से प्रतीक है, संतुलन को बनाए रखेगा। यदि पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी जीव मर जाता है, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है, तो पर्यावरण में अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा अपने से, आप लोग भी समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, डिस्क्राइब द मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। भारत में प्रमुख पर्यावरण समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारत में कौन कौन सी पर्यावरण समस्याएं हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, ठीक है, प्रॉब्लम्स है, उसको बताना है। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन से पर्यावरण समस्याएं हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर वायु प्रदूषण है। भारत में वायु प्रदूषण सबसे प्रमुख एक समस्या है। जैसे दिल्ली में जाइएगा आप लोग तो वहाँ पर वायु प्रदूषण सर्वाधिक देखने को मिलता है। इसका क्या क्या कारण है, वाहन हो गया, उद्योग हो गया, कोयला जलाने से वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, इसका सर्वोच्च उदाहरण क्या हो गया, दिल्ली हो गया, बहुत वायु प्रदूषण वहाँ पर है। साथ ही साथ जहाँ पर उद्योग धंधे होते हैं वहाँ पर वायु प्रदूषण देखने को मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण भी दिल्ली में है। यमुना नदी जो है, ठीक है, काफ़ी जल प्रदूषित हो चुका है। साथ ही साथ और भी बहुत सारी नदियाँ जहाँ होती है बहुत ही प्रदूषित हो चुकी है। ठीक है, तो जल प्रदूषण भारत की एक प्रमुख समस्या है। घरेलू उद्योग अपशिष्ट से नदियाँ व भूमिजल दूषित होती है। खासकर जो उद्योग होते हैं ना, यही उद्योग जल प्रदूषित करता है, वायु प्रदूषित करता है। मृदा अपरदन देखिए, वनों की कटाई, अत्यधिक खेती, अत्यधिक सिंचाई जो होता है उससे भी मृदा मतलब अपरदन होता है। ठीक है,
और वनों की कटाई से क्या हो जाता है, मृदा अपरदन होता है। तो यह भी एक भारत की प्रमुख समस्या है। जब अत्यधिक वर्षा होती है तो नदियाँ भी क्या करती है, दोनों ओर बहुत ही मृदा अपरदित करती है। तो इसका मतलब एक तरह से समस्या है। नेक्स्ट है वनों की कटाई। जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, शहरीकरण के कारण, ठीक है, लगातार क्या हो रहा है, वनों की कटाई हो रहा है। तो यह भी क्या है, भारत की प्रमुख समस्या है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला यहाँ पर दिया हुआ है जैव विविधता ह्रास, यानी कि मनुष्य क्या कर रहा है, अपने लाभ के लिए जीव जंतुओं को मार काट रहा है, अपने फायदा के लिए बेच रहा है, ठीक है। तो प्रजातियों की विलुप्त होने से पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। यह भी भारत की क्या है, एक प्रमुख समस्या है। मतलब बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो बहुत ही कीमती होता है, उसकी छालों से दवाइयाँ बनाया जाता है, मतलब जो चमड़ी होता है, सींग होता है, बहुत चीज़ होता है। तो इसके चलते जीवों को मतलब मारा जाता है, तस्करी किया जाता है। तो जैव विविधता ह्रास भी भारत की एक प्रमुख समस्या है। नेक्स्ट देखिए जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। तो भारत में जलवायु परिवर्तन भी एक प्रमुख समस्या है, यह विश्व की भी एक प्रमुख समस्या है। अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या भारत में एक प्रमुख समस्या है। इसमें जो ठोस तरल कचरे होते हैं, इसका अनुचित निपटान नहीं हो पाता है। इन सभी समस्याओं का समाधान सतत विकास, स्वच्छ ऊर्जा और जन जागरूकता से संभव है। जो भी समस्याएं ऊपर में आप लोगों को देखें, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, मृदा अपरदन, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन सभी का समस्या का कैसे समाधान होगा, सतत विकास से होगा। स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करेंगे, साथ ही साथ जन जागरूकता, मतलब हम लोगों को मतलब अवेयर करेंगे कि इस तरह नहीं करना चाहिए। बाकी यहाँ पर तो समझने वाला है नहीं कोई, ठीक है। जैसे जैसे लोग शिक्षित हो जाते हैं, धीरे धीरे अपने ही समझते जाते हैं, लेकिन फ़ायदा के लिए भी क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं पर्यावरण को एक तरह से। पढ़े लिखे ज़्यादा लोग जो होते हैं वही मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला यहाँ पर दिया हुआ, व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट्स। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण क्या है, इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसको बताना है। तो चलते हम लोग समझते हैं वायु प्रदूषण क्या होते हैं, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आप लोग देखिए, वायु प्रदूषण वायुमंडल में हानिकारक गैसों, धूल और धुएं की वृद्धि होता है। वायुमंडल जो है, वायु प्रदूषण क्या करता है, मतलब हानिकारक गैसें फैल जाती है, धूल कण और धुएं में वृद्धि होने लगता है, तो इससे वायु प्रदूषण होता है। इसका क्या क्या कारण है, तो औद्योगिक धुआं और कोयला आधारित बिजली संयंत्र, मतलब जो उद्योग होते हैं, इससे वायु प्रदूषण होता है। कोयला जब हम लोग जलाते हैं तो इससे भी बहुत मात्रा में धुआं निकलता है। वाहनों से निकलने वाली गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी क्या करते हैं, वायु प्रदूषण को फैलाते हैं। साथ ही साथ कृषि अपशिष्ट जो होता है, जब फसल हम लोग उपजा लेते हैं, जो बच जाता है, ठीक है, उसको जब जलाते हैं तो इससे भी वायु प्रदूषण होता है। जैसे हरियाणा, ठीक है, या पंजाब जो साइड होता है, वहाँ पर फसल को उत्पादन करने के बाद उसको जला दिया जाता है। जैसे मतलब नेताओं का कहना है कि वहाँ पर जो जलाते हैं तो इससे दिल्ली में प्रदूषण फैलता है, जबकि मतलब उसका अलग ही कारण है। तो इससे भी मतलब प्रदूषित फैलता है, कृषि जो अपशिष्ट होता है उससे भी प्रदूषण फैलता है, वायु प्रदूषण होता है। अब हम लोग देखते हैं वायु प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव है। तो पहले अम्लीय वर्षा से मिट्टी व जल की गुणवत्ता घटती है। मतलब वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, सॉरी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड बोल देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके कारण अम्लीय वर्षा होता है। तो जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण अम्लीय वर्षा कराता है, यह मिट्टी और जल की गुणवत्ता को कम कर देती है। नेक्स्ट है ओजोन परत का क्षरण। वायु प्रदूषण भी ओजोन परत को क्षरण करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होगा, तो इससे क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ेगी तो ओजोन परत धीरे धीरे नुकसान होने लगता है। नेक्स्ट है मानव में श्वसन रोग, अस्थमा और कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है वायु प्रदूषण से, मतलब सांस लेने में हमें दिक्कत होने लगेंगे, कैंसर जैसी बीमारियां भी हमें आ जाती है। अगला वनस्पति वृद्धि में बाधा और फसलों की क्षति। वायु वृद्धि जो होता है, वायु प्रदूषण जो होता है, वहाँ पर जो भी गंदगी होती है, मतलब जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है। इसके चलते जो पेड़ पौधे होते हैं वह नहीं बढ़ पाते हैं, और साथ ही साथ फसलों को भी नुकसान होता है। अब हम लोग देखते हैं वायु प्रदूषण का नियंत्रण कैसे करना है। तो हम लोग वृक्ष लगाएंगे, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे। सार्वजनिक परिवहन करने का मतलब क्या है, द्विचक्का जो होता है ना, उसका उपयोग नहीं करना है, एक दो आदमी वाला उपयोग आपको नहीं करना है। क्या करना है उपयोग, तो बस का आप लोग उपयोग कर लीजिए, ठीक है, बस का उपयोग करिएगा तो इसमें ज़्यादा आदमी एक साथ जाता है और कम प्रदूषण फैलता है। स्वच्छ ऊर्जा का आपको उपयोग करना है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, बिजली वाला जो गाड़ी होता है, इन सब मतलब जो उपयोग करेंगे तो कम मात्रा में प्रदूषण जो फैलेगा और पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा, ठीक है। तो यह था वायु प्रदूषण के मतलब क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, वायु प्रदूषण क्या है, समझ गए होंगे आप लोग, इसको नोट कर लीजिएगा। देखते हैं हम लोग 5th नंबर का क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपका दिया हुआ है, एक्सप्लेन सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ठोस द्रव अपशिष्ट प्रबंधन की व्याख्या कीजिए। तो ठोस और अपशिष्ट प्रबंधन मतलब जो उद्योग से निकलता है एक प्रकार से ठोस कचरा और द्रव कचरा, ठीक है, मतलब जो कचरा निकलता है उसको किससे हम लोग निपटान कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए
ठोस और द्रव अपशिष्ट प्रबंधन का उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है। क्या करना है हम लोग को, जो ठोस कचरा निकलता है और द्रव जो कचरा निकलता है इसको हम लोग साफ करेंगे तो इस तरह से पर्यावरण प्रदूषण कम हो जाएगा। अगला यहाँ पर है ठोस अपशिष्ट, घरेलू, औद्योगिक, जैविक व प्लास्टिक कचरा। जो ठोस अपशिष्ट होता है इसमें क्या होता है, घरेलू और औद्योगिक, साथ ही साथ जैविक और प्लास्टिक कचरा, ठीक है, यही सभी ठोस अपशिष्ट होते हैं। ठोस अपशिष्ट एक तरह से प्लास्टिक कचरा हो गया, इसका यदि सही समय में निपटान नहीं होगा तो कहीं भी फेंक दीजिए, इसका मतलब बहुत लंबे समय तक रह रहता है। यहाँ देखिए प्रबंधन के चरण, तो पहले इसको हम लोग जमा करेंगे, जो भी प्लास्टिक रहेगा इसको जमा करेंगे, फिर पृथक्करण अलग करेंगे, मतलब जो जैविक कचरा हो गया, भींजा हुआ कचरा रहेगा उसको अलग करेंगे, फिर पुनः चक्रण करेंगे, जो उपयोग में किया जा सकता है उसको दोबारा उपयोग कर सकते हैं, बाद में इसका निपटान करेंगे, ठीक है, ठोस कचरा का। अगला है द्रव अपशिष्ट, तो यहाँ देखिए सीवेज, औद्योगिक जल, रासायनिक अपशिष्ट, ये सभी क्या होते हैं, द्रव अपशिष्ट होते हैं। इसका प्रबंधन कैसे होगा, तो अपशिष्ट जल संशोधन, अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र पुनः उपयोग, मतलब जो कचरा जो जल होता है ना उसका भी हम लोग शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र का उपयोग करेंगे तो वह भी जल शुद्ध हो जाता है, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में ये सभी लगे होते हैं, शायद मैंने देखा है, ठीक है। तो आगे देखिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे महत्व, स्वच्छता, स्वास्थ्य संरक्षण और संसाधनों का पुनः उपयोग, मतलब हम लोग स्वच्छता रखेंगे, स्वास्थ्य संरक्षण रखेंगे एक तरह से, और साथ ही साथ संसाधनों का पुनः उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, जो अपशिष्ट है, द्रव अपशिष्ट है, ठोस अपशिष्ट है, इस सब का निपटान हो जाएगा। अगला है सरकारी पहल, सरकारी पहल भी हम लोगों को करना पड़ेगा, स्वच्छ भारत मिशन को हम लोग को अपनाना पड़ेगा, इसके नियम को मानना पड़ेगा, ठीक है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 को मानना पड़ेगा और इसके नियम को पालन करना पड़ेगा, तब हम लोग मतलब एक तरह से ठोस और जो द्रव अपशिष्ट है इसका निपटान कर सकते हैं और इसको कम कर सकते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स पिलर्स, सतत विकास को परिभाषित करना है और इसके कितने स्तंभ है, कौन कौन स्तंभ है उसको बताना है। तो देखिए सतत विकास क्या होता है, हम लोगों को वर्तमान में ऐसा विकास करना है जिससे हमारी आवश्यकता भी पूरी हो जाए, पर्यावरण को नुकसान ना हो, साथ ही साथ भविष्य के लिए भी जो हमारी पीढ़ियाँ होंगी उसके लिए भी संसाधन बचा रहे, इसको क्या कहा जाता है, सतत विकास कहा जाता है। इसके मुख्यतः 3 स्तंभ होते हैं। देखिए यहाँ पर पहला है आर्थिक विकास, दूसरा है सामाजिक समानता और तीसरा है पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। 3 स्तंभ होते हैं, ठीक है, 3 पिलर होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यह अवधारणा पहली बार ब्रेनलैंड आयोग द्वारा, ठीक है, ब्रेनलैंड रिपोर्ट 1987 में दी गई थी। तो किसके द्वारा दी गई थी, नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हरलेम ब्रेनलैंड के द्वारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है इसका उद्देश्य क्या है, तो गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी को कम करना है, संसाधनों का संतुलित उपयोग करना है और पर्यावरण स्थिरता बनाए रखना है, ठीक है, अस्थिरता नहीं, स्थिरता अपने पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना है। और 5th पॉइंट आपका क्या यहाँ पर हो जाएगा, भारत में प्रयास, मतलब जो सतत विकास है इसके लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो यहाँ हरित ऊर्जा नीति मतलब एक तरह से अपनाया गया है इसमें, और जल संरक्षण अधिनियम, जल संरक्षण अभियान अपनाया गया है। हरित ऊर्जा नीति कहने का मतलब क्या है, जो सौर ऊर्जा हो गया जिससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है उसको अपनाया गया है, ठीक है, अपना सकते हैं हम लोग। और जल संरक्षण अभियान, इसको भी हम लोग अपना सकते हैं भारत में। 7th नंबर का हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास के लक्ष्यों का वर्णन करें। तो सतत विकास के कौन कौन से लक्ष्य हैं, ठीक है, चलते हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में अपनाया। इसमें कुल 17 लक्ष्य रखा गया था, साथ ही साथ 169 उपलक्ष्य थे। तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा लगभग, ठीक है, 17 लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। तो देखते हैं हम लोग इसमें कौन कौन से लक्ष्य हैं। देखिए यहाँ पर मुख्य लक्ष्य था गरीबी और भूख का अंत करना है, कब तक, 2030 तक, ठीक है। 2015 में स्टार्ट हुआ था लेकिन इसको 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानता, मतलब सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, और लैंगिक समानता मतलब जो महिलाएं होती है, ठीक है, या जो भी पुरुष होते हैं सभी को समान समानता मिल सके। नेक्स्ट यहाँ पर है स्वच्छ जल, सभी को एक तरह से स्वच्छ जल मिल सके, सस्ती ऊर्जा मिले और जलवायु कार्रवाई किया जा सके। तो जो जलवायु परिवर्तन होते हैं, ठीक है, उसके अनुरूप हम लोग को चलना है, मतलब जलवायु परिवर्तन के जो भी कारण होते हैं उसके हिसाब से नहीं चलना, जैसे पेड़ों को काटना और बहुत सारे गैस होते हैं, ठीक है, जैसे CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये सभी क्या करते हैं, जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। तो इन सभी को हम लोग को उत्पाद को बढ़ावा नहीं देना है। नेक्स्ट है शांति और न्याय और मजबूत संस्थान, मतलब शांति को हम लोग को पूरे विश्व में बनाए रखना है, कब तक, 2030 तक, मतलब ऐसा लक्ष्य रखा गया कि पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बन जाएगा, लेकिन संभव नहीं है। न्याय को सभी को समान दिलाना है और मजबूत संस्थान हम लोग को स्थापित करना है। देखिए जो
ये सभी लक्ष्य रखा गया था, 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य था, ठीक है। लेकिन अभी कितना बचा हुआ है, 5 साल बचा हुआ है, 2025 चल रहा है। नेक्स्ट है भारत में कार्यान्वयन एजेंसी नीति आयोग। जो नीति आयोग है सतत विकास को मतलब क्या कर रहा है, क्रियान्वित कर रहा है, काम कर रहा है, इसको बढ़ा दे रहा है। अगला है SDGs मतलब सतत विकास के उद्देश्य, तो लीव नो वन बिहाइंड सिद्धांत पर आधारित है। जो सतत विकास का सिद्धांत है लीव नो वन बिहाइंड सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, 7 नंबर का क्वेश्चन था कि सतत विकास के कौन कौन से लक्ष्य हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। 8 नंबर का क्वेश्चन है डिस्कस नेशंस इन्वायरमेंटल पॉलिसी 2006 ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है भारत की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 का विवेचना करें। 2006 में भारत की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अपनाया गया था, ठीक है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं, देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यह नीति भारत सरकार ने 2006 में पर्यावरण संरक्षण के लिए जारी किया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण गुणवत्ता को बनाए रखना था और संसाधनों का सतत उपयोग करना था। मतलब जितना आवश्यकता है उसके अनुसार हम लोगों को उपयोग करना है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है मुख्य सिद्धांत, तो इसका क्या क्या सिद्धांत था, प्रदूषण निवारण करना है और नियंत्रण करना है। जो भी प्रदूषण फैल रहा है भारत में, जैसे वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया और भी बहुत सारे प्रदूषण है, उसको कम करना है और नियंत्रण करना है। नेक्स्ट है जैव विविधता का संरक्षण, जो भी जंगली जानवर हो गए हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम है, ठीक है, और भी जहाँ पर पेड़ पौधों की कटाई हो रही भारी मात्रा में, जिसके चलते जैव विविधता का मतलब ह्रास हो रहा है, उसको हम लोगों को संरक्षण देना है। नेक्स्ट है सुशासन व जन सहभागिता, मतलब एक तरह से हम लोगों को अच्छी शासन व्यवस्था बनाए रखना है और जन भागीदारी, जो पर्यावरण संरक्षण है इसमें सभी लोगों को भाग देना है, ठीक है, मतलब भाग लेना है इसमें। अगला यहाँ देखिए मुख्य लक्ष्य आर्थिक वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण संतुलन। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, आर्थिक वृद्धि भी हमें करना है और पर्यावरण संरक्षण को मतलब एक तरह से इसको संतुलित बनाए रखना है। महत्व देखिए, मतलब यहाँ पर 2006 का पर्यावरण नीति था, इसका मुख्य महत्व क्या है, तो यह नीति सतत विकास और SDGs मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। सतत विकास के तहत उसकी दिशा में ही कार्य करती है नीति। देखते हैं अगला हम लोग देखिए क्वेश्चन, आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन गुड गवर्नेंस एंड इट्स प्रिंसिपल्स। सुशासन क्या होता है, गुड गवर्नेंस क्या होता है, इसके कौन कौन से सिद्धांत है बताएं। तो गुड गवर्नेंस क्या होता है, इसके कौन कौन से सिद्धांत हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर सुशासन का अर्थ है पारदर्शी, जवाबदेही और सहभागिता प्रशासन। मतलब ऐसा शासन व्यवस्था जो पारदर्शी हो, जो सभी के लिए जवाबदेह हो, चाहे वह गरीब हो अमीर हो, सभी के लिए समान हो, और सहभाग प्रशासन मतलब सभी के लिए एक तरह से क्या है, मतलब जो प्रशासन होगा सभी के लिए ईमानदार रहेगा, ठीक है। इसी को क्या कहा जाएगा, सुशासन प्रशासन कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का आप लोग क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन गुड गवर्नेंस एंड इट्स प्रिंसिपल्स। सुशासन क्या होते हैं, इसके कौन कौन से सिद्धांत है बताएं। तो गुड गवर्नेंस क्या होता है, इसके क्या क्या सिद्धांत हैं हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर सुशासन का अर्थ है, मतलब जो सुशासन का अर्थ होता है वह पारदर्शी होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए और सहभागी प्रशासन इसमें रहना चाहिए। कहने का मतलब है ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी शासन जो सभी के लिए पारदर्शी हो, सभी के लिए जवाबदेह हो, सभी के लिए समान हो, ठीक है। इसी को कहा जाता है सुशासन कहा जाता है, गुड गवर्नेंस कहा जाता है। देखिए इसका मुख्य सिद्धांत क्या क्या है, तो जवाबदेही मतलब सभी के लिए क्या होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, सभी के लिए जवाबदेही होना चाहिए, मतलब गरीब हो अमीर हो सभी के लिए समान होना चाहिए। पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है विधि का शासन, जिसका लॉ है कानून हो, सभी के लिए समान होना चाहिए। सहभागिता सभी की भागीदारी हो, सभी की जो है इसमें सहभागिता जो होता है वह रहना चाहिए। और दक्षता, ठीक है, ये सभी रहना चाहिए। इसका मुख्य सिद्धांत था, इसको देख लीजिएगा। महत्व देखिए आप लोग, गुड गवर्नेंस का क्या महत्व है, तो महत्व इसका है शासन को लोगों के लिए उत्तरदायी और न्यायपूर्ण बनाना है। जो भी शासन व्यवस्था होगा ये सभी के लिए उत्तरदायी रहना चाहिए और न्यायपूर्ण होना चाहिए। परिणाम इसमें जो भ्रष्टाचार है इसकी कमी करना है, नागरिक संतोष करना है और साथ ही साथ सतत विकास को बढ़ावा देना है। चाहे वह गुड गवर्नेंस हो या कोई भी गवर्नेंस हो, भ्रष्टाचार तो कभी कम नहीं होगा। आप लोग कभी थाना जाइएगा, देखिएगा एकदम सीधे मुंह पर कभी कभी पैसा मांग दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो गुड गवर्नेंस है इसमें ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि भ्रष्टाचार मतलब कमी होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो नागरिक संतोष होता है, ठीक है, मतलब कोई एक तरह से लड़ाई झगड़ा हो गया तो दोनों नागरिकों का क्या करना है, संतोष प्रदान करना है, साथ ही साथ सतत विकास को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये गुड गवर्नेंस था, इसको समझ गए होंगे आप लोग। गुड गवर्नेंस क्या होता है, इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, ठीक है। देख लीजिएगा मुख्य सिद्धांत कितना है, 5 ठो है। एक बार मैं फिर से यहाँ पर बता दे रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। पहला यहाँ पर है जवाबदेही, दूसरा पारदर्शिता, तीसरा विधि का शासन, चौथा सहभागिता और 5वां दक्षता। ये 5 सिद्धांत है गुड गवर्नेंस का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है राइट इज शॉर्ट नोट्स ऑन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स।
मतलब एक हम लोग देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यहाँ पर दूसरा दिया हुआ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी MDGs। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या होता है, सहस्त्राब्दी विकास क्या होता है, इसको देखिए यहाँ पर। इसके कौन कौन से लक्ष्य हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को संयुक्त राष्ट्र ने 2000 में घोषित किया था। इसमें कुल 8 लक्ष्य थे, जिसमें गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता ये सभी प्रमुख थे। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य था वर्ष 2015 तक वैश्विक जीवन स्तर सुधारना था। जो विश्व के जीवन मतलब स्तर है उसको क्या करना है, सुधारना है। अगला है, इन लक्ष्यों की अपूर्णता को 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। मतलब इसमें 2015 के द्वारा जो भी इसमें लक्ष्य रखा गया था इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में मिला दिया गया था, सतत विकास में मिला दिया गया था। महत्व देखिए, इन्होंने वैश्विक विकास नीतियों की दिशा तय की और सतत विकास की नींव रखी। मतलब जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था इसी के चलते सतत विकास की अवधारणा आई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल्स की अवधारणा आई। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। इन सभी प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, एकदम एग्जाम में मैच करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।